Assalamu alaikum, dear research students and professionals. I welcome you in this crash course of advanced research method, starting with what is research. Research is a creative and systematic work undertaken to increase the stock of knowledge. रिसर्च बेसिकली सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्रिएटिव वर्क इन्वॉल्व होता है और सिस्टमैटिक वर्क इन्वॉल्व होता है। क्रिएटिव वर्क इसलिए ताकि ह्यूमंस अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के मुताबिक से अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें, और सिस्टमैटिक इसलिए ताकि जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आप एक प्रोसेस को फॉलो करें रिसर्च का वेल नोन, ताकि अगर जब आपकी रिसर्च पब्लिश हो तो दूसरे लोग उसी हिसाब से रिसर्च को कर सकें और उससे फायदा उठा सकें। रिसर्च करवाने का, उसको फिर पब्लिश करने का एक फायदा ये भी है ताकि रिसर्च का जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है वो बढ़ता रहे, और इसी से ह्यूमन ग्रोथ होती है, इसी से चीजें बेहतर होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैंने रिसर्च की डेफिनेशन दी तो मैंने नीचे एक रेफरेंस दिया है ओईसीडी का। अब ओईसीडी क्या है? ओईसीडी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेटर पॉलिसीज बनाता है लोगों की बेहतर जिंदगी के लिए, और इनका शेप ये है कि लोगों में प्रॉस्पेरिटी हो, इक्वलिटी हो, और मोर देन 60 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, और वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ओईसीडी को ही रेफर करती हैं। सो ये रेफरेंस यहाँ पे देने का एक पर्पज ये भी है कि जब भी हम बहुत कोई बड़ी बात करें, जैसे मैंने रिसर्च की आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की है, तो हमें रेफरेंस की जरूरत है और सोर्स की जरूरत है। सोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द रिसर्च मैथड। जब भी आप रिसर्च करेंगे आपने लाजमी रेफरेंस देना है, सोर्स देना है। A researcher is expected to give reference of each statement to primary and secondary data. थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या है। द डाटा रिसर्चर कलेक्ट फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा बेसिकली रेफर होता है उस डाटा को जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ हो किसी पेपर में या किसी बुक में या किसी भी सोर्स में। प्राइमरी डाटा का ये भी मतलब है कि जब भी कोई वाकया हुआ, जब भी किसी चीज पे आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाला रेलेवेंट बंदा है उससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बंदे से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद पब्लिश करेंगे, तब जाके वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी डाटा हो जाता है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो कि पब्लिश्ड है आर्टिकल्स में, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में। और रिसर्चर्स दोनों प्राइमरी डेटा भी यूज करते हैं, सेकेंडरी डेटा भी यूज कर सकते हैं, और कुछ रिसर्च पेपर्स में वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों यूज करते हैं। लेकिन इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, द मोर क्रेडिबल द सोर्स द स्ट्रॉन्गर द आर्गूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा रिसर्च कर रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के ऊपर, अगर वो रिसेंट 2-4 प्रेसिडेंट्स को इंटरव्यू करता है, फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करता है, तो उसकी रिसर्च बहुत क्रेडिबल हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि वो सेकेंडरी डाटा को ले ले, उनकी हिस्ट्री को देख ले, उनकी फैमिली के बारे में रिसर्च करे, वो रिसर्च कर सकता है। बट आहिस्ता आहिस्ता जो ही हम सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ जाएंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी उस सोर्स की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितनी प्राइमरी से इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि रिसर्च जब इंसान करता है, हर इंसान अपने एस्पेक्ट से करता है। मे बी उस वक्त कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी समझना, अब समझना इंपॉर्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डाटा हमेशा जो है ना, हम उसको सुप्रीम रखते हैं। पीएचडी लेवल पे आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करें। सो रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ मैंने लिस्ट की हुई हैं, आपको नजर आ रही होंगी। सबसे पहले अप्लाइड रिसर्च है, फिर बेसिक रिसर्च है, फिर कोरिलेशन रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एथनोग्राफिक रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, डिडक्टिव रिसर्च है, इंडक्टिव रिसर्च है, मेजर रिसर्च की टाइप्स हैं। अच्छा, इन रिसर्च के नेम से ना आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन इसके ऊपर मेरी एक डिटेल्ड एक लेक्चर है 45। इसमें हमने एआई के एस्पेक्ट को भी देखा, नए टूल्स को भी देखा, एनालिसिस को भी देखा। मेरा इंग्लिश चैनल है डॉक्टर फारूक एआई बिजनेस एंड रिसर्च, उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये कोई क्रैश कोर्स है तो इसमें हम 3 टाइप्स की रिसर्च को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अप्लाइड रिसर्च को, फिर बेसिक रिसर्च को, और फिर मेजर रिसर्च के टाइप्स को। सो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च इज अ साइंटिफिक स्टडी दैट ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हो, उसका ये सोल्यूशन बताता है अप्लाइड रिसर्च। फॉर एग्जांपल, अप्लाइड रिसर्च ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है इन कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, दैट पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कैसे रिड्यूस किया जाए, इंस्टेबिलिटी को कैसे रिड्यूस किया जाए, पाकिस्तान में करेंसी की वैल्यू को कैसे इंप्रूव किया जाए, क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे बेहतर तौर पर हैंडल किया जाए। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो प्रैक्टिकली हमें पता है हम लोग फेस कर रहे हैं। तो रिसर्च की जो दूसरी टाइप है वो क्या है? बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च कौन सी होती है? Basic research is undertaken purely to understand the process and their outcomes, predominantly in universities as a result of an academic agenda. ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज में होता है और इसका मकसद जो है ना,
जो बेसिक रिसर्च है वो करना होता है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास प्रॉब्लम इन हैंड हो, ये हो सकता है कि बाद में वो रिसर्च काम आ जाए किसी प्रॉब्लम के एड्रेस करने में। फॉर एग्जांपल, हाउ डिड दिस यूनिवर्स बिगिन, अभी किसी का मसला नहीं है, लेकिन हो सकता है हम इसको रिसर्च करें तो हमारे लिए और बहुत से प्रॉब्लम्स हों, उसके साथ हम उसको अटैच कर सकें। व्हाई बर्ड्स फ्लाई, मे बी किसी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बर्ड्स फ्लाई करने की जो हमारा नॉलेज होगा, जो रिसर्च हम करेंगे, बाद में हम उसको एरोप्लेन में यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो ये है कि थोड़ा सा बेसिक और अप्लाइड का डिफरेंस हम देखते हैं। जो बेसिक का पर्पस है वो क्या है, एक्सपैंड द नॉलेज ऑफ प्रोसेस ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिक सिर्फ प्रोसेस को देखता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को देखता है, और क्या कर सकता है, सोसाइटी में इन जनरल अपने सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करता है। ये कहाँ होता है, यूनिवर्सिटीज में लोग इसको कर सकते हैं, और रिसर्चर अपना टॉपिक खुद डिफाइन करता है, फ्लेक्सिबल टाइम स्केल के ऊपर होता है, मतलब यूनिवर्स कैसे काम करता है, बड़े अरसे से रिसर्च हो रही है, अब भी हो रही है, तो किसी को इतनी जल्दी नहीं है उस पर। दूसरी साइड पे अगर हम देखें, अप्लाइड रिसर्च होती है, वो हमारे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए की जाती है वो रिसर्च। रिजल्ट्स हमेशा किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए और न्यू नॉलेज जनरेशन के लिए होते हैं, और फाइंडिंग्स पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस पे इंप्लीमेंट होती हैं। कॉन्टेक्स्ट हम देख सकते हैं, डिफरेंट सिटीज में किसी कंपनी का सेल कम हो रहा है, किसी कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी लो हो रही है, किसी कंपनी के एम्प्लॉइज बदतमीज होते जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में अप्लाइड रिसर्च की जाती है। सो रिसर्च की बेसिकली मेजर टाइप्स हम देखते हैं तो तीन टाइप्स होती हैं। तो हम सारे एस्पेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे डिटेल्ड कोर्स में, जो कि मेरे इंग्लिश चैनल पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ तीन एक्सप्लेन करेंगे: क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड मेथड। क्वालिटेटिव जैसा कि नाम से जाहिर है क्या करता है, डील्स करता है वर्ड्स के साथ, इंटरप्रिटेशंस करता है, एथ्रोग्राफिक चीजों को देखता है, थीम्स टॉपिक्स पे होता है। जो क्वांटिटेटिव होता है वो डील करता है नंबर्स के साथ, क्वांटिफाइबल है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं इसमें। मिक्स मेथड क्या करता है, इन दोनों को यूज करता है। सो बेसिकली आपके रिसर्च के मेजर तीन टाइप्स हैं: क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड। अच्छा, अब जब हम रिसर्च करते हैं, हमें पता चल गया अच्छा रिसर्च क्या है, इसमें सोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें हमारे पास जो है ना बेसिक अप्लाइड रिसर्च है, और फिर हमने कहा कि रिसर्च की मेजर टाइप्स में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड होते हैं। वो बेसिक में भी हो सकते हैं, वो आपके अप्लाइड में भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर जब हम रिसर्च को करेंगे तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड वर्ड को हम बार बार यूज करेंगे। अच्छा, अब इससे ऑनवर्ड हम मूव करते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकलिटी बिकॉज़ इट्स अ क्रैश कोर्स। सो हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन टू 8 स्टेप्स रिसर्च मॉडल। रिसर्च जब भी शुरू हो तो वो कहाँ से होगा, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्या जनरल लाइफ से भी मिल सकता है, क्योंकि हमने कहा था रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिविटी, आप किसी सोसाइटी में जाते हैं, आपको प्रॉब्लम नजर जाता है, एज अ ह्यूमन आपकी एबिलिटी है ऑब्जर्व करने की, चीजों को देखने की। दूसरा, इंडस्ट्री बार बार आपको कहती है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, वहां से आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। तीसरा, लिटरेचर से आपको मिल सकता है। जब आप बेसिक रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा लिटरेचर में कौन कौन सी चीजों को एड्रेस किया गया है, कौन कौन सी चीजों को नहीं किया, पिछली स्टडी की लिमिटेशन क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मुलेटर ऑफ द सच प्रॉब्लम। बिजनेसेस में, क्योंकि मैं जब रिसर्च रहा हूँ जोंग में, तो हम एक चीज कहते थे कि तीन सिचुएशंस अगर हों तो हम रिसर्च नहीं करते। सबसे चीज, कोई भी प्रॉब्लम हो तब रिसर्च करेंगे, प्रॉब्लम ना हो तो रिसर्च करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ना यूनिवर्सिटियां पैसे देती है, ना किसी के पास इतना वक्त है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या इसका आंसर पहले किसी ने ढूंढने की कोशिश की है। अगर की है, हमें लिटरेचर में मिलता है, वेल एंड गुड, हम वो यूज कर लेते हैं। दूसरी चीज है, क्या हम जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे, क्या इसका जब रिसर्च करने जाएंगे, तो क्या हम उस प्रॉब्लम के होते हुए क्या उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉब्लम जब हम रिसर्च करने लग जाएंगे, जब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा तब तक वो प्रॉब्लम ही खत्म हो चुका होगा। तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि कहीं इसमें कॉस्ट, जो खर्चा है, वो आउटकम से ज्यादा तो नहीं आ रहा। कहीं ये तो नहीं हो रहा कि हम लाख रुपया खर्च करेंगे, बाद में रिसर्च का जो फायदा होगा वो 20,000 रुपये होगा। तो उन तीन सिचुएशंस में हम रिसर्च नहीं करते। प्रॉब्लम तो मतलब क्वेश्चनेबल ही नहीं है कि प्रॉब्लम के बगैर आप कभी भी, जब आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप रिसर्च करें। सो वंस हमने प्रॉब्लम अपना देखना है, जो सेकंड स्टेप है वो है कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द रिसर्च डिजाइन। तो हम रिसर्च स्ट्रेटजी देखते हैं। अगर हमारा प्रॉब्लम है ऐसा जिसको पहले कभी किसी लिटरेचर में एड्रेस नहीं किया, तो हम करेंगे जो मेजर टाइप ऑफ रिसर्च हमने पढ़ा था, क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल सर्टन कल्चर्स में सर्टन एथिक सर्टन सोसाइटीज को एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो आप क्या वहाँ क्या करते हैं, वहाँ जाके ऑब्जर्वेशन करते हैं, वहाँ जाके इंटरव्यूज करते हैं, तब आप कुछ कंक्लूड करते हैं। लेकिन जिस जगह पे हम अपने रिसर्च डिजाइन में देखते हैं कि अच्छा स्टडी अच्छी खासी हुई पड़ी है, तो अब हमारे पास थ्योरीज अवेलेबल है, फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, अब हम जाते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी में। जहां आपको लग रहा हो कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के रिसर्च में डिफरेंसेस हैं, या जहां आपको लग रहा है क्वांटिटेटिव भी अच्छा खासा हो चुका है, क्वालिटेटिव भी अच्छा खासा हो चुका है, तो आप उस टॉपिक में मिक्स मेथड पे जाएंगे। तो हमारा जो पहला काम था वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, अब हम रिसर्च डिजाइन को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा स्टेप है। अब मोस्टली पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में हमारे पास जो स्टडीज होती हैं, या इंडिया के कंटेक्स्ट में, या वर्ल्ड वाइड, वो क्वांटिटेटिव होते हैं, क्योंकि हम नई एक्सप्लोरेशन बहुत कम कर पाते हैं, और ना ही हमारे पास वो टूल्स हैं, और ना ही हम अपनी क्रिएटिव प्रोसेस को उस लेवल पे समझ सकते हैं। क्योंकि द पॉइंट इज, मे बी जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, वहाँ लोग रिसर्च करते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं, एडवांस टॉपिक्स जो भी होते हैं उन पे ऊपर रिसर्च उन्होंने लाजमी की होती है। सो हम मोस्टली क्वांटिटेटिव स्टडी सेलेक्ट करते हैं, और सबसे पहले हम अपना देखते हैं, अगर वो स्टडी हुई पड़ी है तो उसका कोई फ्रेमवर्क होगा, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, वो हम उठाते हैं और उससे अपना डाटा कलेक्शन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, वन स्टेप आप डाटा कलेक्शन करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है सैम्पलिंग। हम ये नहीं कर सकते कि सारे लोगों से डाटा कलेक्ट करें, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कितने लोगों से डाटा कलेक्ट करना है। और मैं ये बताऊंगा कि सैम्पलिंग के हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली सारे लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे, ज्यादा पैसे लगेंगे, ज्यादा वक्त लगेगा, और सैंपल से डाटा कलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट्स जो है ना हमारे पास जल्दी आ जाएंगे, कम खर्चे में आ जाएंगे। और जब हमारा सैम्पलिंग हो गया, उसके बाद हम एक राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, यहाँ से हम एक प्रपोजल लिखेंगे। बेसिकली एडवांस रिसर्च मेथड हो, बीआरएम हो, उनका पर्पस ये है कि आप रिसर्च प्रपोजल तक लाजमी पहुंचे, आप एक प्रपोजल बना सकें। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अब तक आपका सारा जो काम था वो ऑन पेपर हो रहा था। अगर आप एमएस पीएचडी कर रहे हैं, अब भी आपका काम ऑन पेपर ही था। अब जब तक आप रिसर्च प्रपोजल नहीं लिखते, अब तक आप फील्ड में नहीं गए, अब तक आपकी जो स्टडी थी वो कंफर्म नहीं थी, आप सिर्फ अपना एक्सप्लोर कर रहे थे और साथ साथ चीजें नोट कर रहे थे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, डिजाइन ये है, इंस्ट्रूमेंट ये है, सैंपल ये है। अब आपने रिसर्च प्रपोजल लिया है, अब आप किसी कमेटी के आएंगे, तो आगे जाएंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा लिटरेचर वगैरह लिख लेंगे, थोड़ा सा उसकी मेथड वगैरह लिख लेंगे, और थोड़ा सा टाइम फ्रेम लिख लेंगे। और अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अप्रूव हो जाता है, देन यू मूव टू द सिक्स्थ स्टेप, व्हिच इज डाटा कलेक्शन। यू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द पीपल। डाटा कलेक्शन के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप डिजिटली फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स लिख सकते हैं, और वंस दिस इज डन, यू प्रोसेस द डाटा। अब प्रोसेस डाटा आप एक्सेल से कर सकते हैं, स्मार्ट पीएलएस से कर सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो आजकल लेटेस्ट एनालिसिस के टूल्स हैं, वो स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग है, उसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, एमॉस है और पीएलएस एससीएम है, उससे हम एनालिसिस करते हैं। अच्छा, वंस हमारा एनालिसिस हो गया, फिर हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। जो रिसर्च प्रोसेस है वो हमारा इन 8 स्टेप्स में जाके कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक एक स्टेप को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम को मैंने काफी सारा एक्सप्लेन किया है। Research problem is basically the foundation. It must exist. So I'm assuming that you have a research problem. Otherwise, आप किसी भी चीज को अच्छे से समझ नहीं सकेंगे। जब हम रिसर्च प्रॉब्लम है हमारे पास, तो हमें पता है कि हमारा मेन कंसेप्ट कौन सा है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, आपको बेसिकली 4 चीजें चाहिए। एक मेन कंसेप्ट जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो मार्केटिंग हो सकता है, वो एचआर हो सकता है, वो फाइनेंस हो सकता है, वो आईटी हो सकता है, वो इंग्लिश लिटरेचर हो सकता है, वो जेंडर इक्वालिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेन कंसेप्ट है आपका, आप वो लिख लें कि यार मेरा एक कंसेप्ट ये है। दूसरा, इंडस्ट्री, मैंने कौन सी इंडस्ट्री में करना है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जी मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ मार्केटिंग में, और मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री से चूज करना है। आप कह सकते हैं कि जी मैं फाइनेंस में कर रहा हूँ बट मैं बैंकिंग को देखूंगा। आप कह सकते हैं कि जी मैं एचआर में कर रहा हूँ बट मैं जो है ना नर्सिंग, हेल्थ और हॉस्पिटैलिटी के, तो इंडस्ट्री चूज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है, आप अपना एरिया और रीजन सेलेक्ट करते हैं कि आपने कौन से एरिया में करना है, कौन से रीजन में करना है। और चौथी चीज है मेथड। तो जब भी आप टाइटल लिखेंगे, अगर आपकी ये सारी चीजें क्लियर हैं, तो चांसेस आर कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी क्लियर है। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगा? इधर आपको कंसेप्ट से मिलेगा कि जी इस पे रिसर्च नहीं हुई है, इस पे स्टडीज की लिमिटेशन है, ये कंसेप्ट डिफाइंड नहीं है, इसका फ्रेमवर्क नहीं है। दूसरा, इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में सेल नहीं हो रही, ये इंडस्ट्री डाउन जा रही है, ये इंडस्ट्री एथिकल नहीं है। तीसरा, रीजन, इस रीजन में लोग गरीब हैं, इस रीजन में कंपनीज एथिकल नहीं है, इस रीजन में कंपनी सही काम नहीं करी। मेथड, पहली सारी स्टडीज क्वांटिटेटिव थी, मैं मिक्स मेथड करूंगा। पहली सारी स्टडीज क्वालिटेटिव थी, मैं क्वांटिटेटिव साइड भी देख लूंगा।
पहले मेथड में कम सैंपल कलेक्ट किया गया था, मैं ज्यादा सैंपल करता हूँ। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, आप रिसर्च टाइटल में जाके गाइड कर सकते हैं। सो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक टाइटल बनाने की कोशिश की है। जब आप अपना प्रॉब्लम समझेंगे, जब आप एक एक पॉइंट को लिखेंगे, ऐसे नोट डाउन करेंगे, तो आप अपना टाइटल भी लिख सकेंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की, फिर अपने सेक्टर की, इंडस्ट्री की, फिर कंट्री की, और आप इसमें आखिर में मैथड। तो एक टॉपिक हमने बना लिया, ट्रांसफॉर्मेटिव मार्केटिंग इन टेलीकॉम सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, एक मिक्स मैथड। सबको पता है आजकल जनरल ऑफ मार्केटिंग में जो दौर चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेटिव मार्केटिंग का है, और इस पे कॉटलर ने रिसेंटली एक बुक लिखा जिसमें उन्होंने मेरे ट्रांसफॉर्मेटिव मार्केटिंग के काम को साइट किया था। 2018 ऑनवर्ड ये मार्केटिंग के जो कोर प्रोफेसर हैं, विजय कुमार हो गया, भरतराजन हो गया, उन्हें ये डिसाइड किया कि ये जो दौर है, ये कॉटलर भी उनसे एग्री है ऑब्वियसली, अकर भी जब तक था एक्टिव तब वो भी उनसे एग्री है कि अब जो दौर चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेटिव मार्केटिंग का है विद एआई। सो इस तरीके से हम एक टाइटल डिजाइन कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेटिव मार्केटिंग इन टेलीकॉम सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, अ मिक्स मेथड अप्रोच। आई होप सो टाइटल इज क्लियर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर। सो यहाँ से आगे मूव करते हैं। जब आप बहुत एक जेनेरिक कंसेप्ट लेते हैं तो ऑब्वियसली कंसेप्ट जो है ना वो मेजरेबल नहीं है। हमें रिसर्च में ऐसी चीज कंसेप्ट को फर्दर चंक्स में डिवाइड करना है। तो हम कह सकते हैं इन द साइंटिफिक रिसर्च कंसेप्ट्स आर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और फिनोमेना दैट आर बीइंग स्टडीड, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल अचीवमेंट। अब एजुकेशनल अचीवमेंट एक अब्स्ट्रैक्ट चीज है जब तक आप उसको डिवाइड नहीं करेंगे। मे बी आप कह सकते हैं एजुकेशनल अचीवमेंट में ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी ऐसा करके करेंगे तो क्या है, तो डिफरेंट लोगों का वेरी करेगा, और यहाँ से हमारे वहां शुरू हो जाती है मेजरमेंट, वेरिएबल्स बनना। तो अब्स्ट्रैक्ट मीन एग्जिस्टिंग एंड एज एन आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी, नॉट एज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। ह्यूमंस हैव ह्यूमिलिटी, ऑडी इज कंफर्टेबल गॉड। ये जो है ना मेजरेबल नहीं है। ह्यूमंस की ह्यूमैनिटी बहुत ही जनरल बात है, और दी कंफर्टेबल कार है बहुत जनरल बात है। तो हमने इसको क्या करना है, वी नीड टू measure it. When we measure it, what we do, we convert it into variables. तो variables क्या होते हैं, to measure the concept we convert it into a variable. Variable in research simply refers to a person, place, thing or phenomena that you are trying to measure in some way. या हम जो है ना एक रेफरेंस है नीचे उसके थ्रू कह सकते हैं कि वेरिएबल इज अ प्रॉपर्टी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज, पुटिंग इट redundantly, a variable is something that varies. A variable is a symbol which numbers or values are, where numbers or values are attached. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस देना है। अब अगर जनरली हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन है, तो इसको थोड़ा सा मजीद मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि कंसेप्ट्स और वेरिएबल्स में क्या फर्क होता है। हमारे पास एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट्स आर मेंटल इमेजेस और परसेप्शंस। Variables are measurable with varying degree of accuracy. Measurability is the main difference between concepts and the variables. For any research, we need measurable components to validate the findings. ठीक है, तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हमने डिसाइड तो कर लिया हम इस एरिया में काम करें, उसमें उसके हमने वेरिएबल्स ढूंढने हैं। सो वी नीड टू कन्वर्ट द कंसेप्ट इनटू वेरिएबल्स। बहुत सिंपल मैंने मिसाल दी है, जैसे ये कंसेप्ट है, एक रिच है, तो रिच को हम कैसे वेरिएबल के तौर पर बना सकते हैं। रिच को हम फर्दर जब एक्सप्लोर करेंगे तो हम जैसे अच्छा इनकम पर ईयर कितना है आपका, देखिए अब हम रिच को मेजर कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं अच्छा इनकम पर ईयर इस बंदे का 24 लाख रुपए, कोई रिच नहीं है। इस बंदे का इनकम पर ईयर 50 करोड़ रुपया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ पर ईयर इतना होगा तो रिच है, ठीक है, क्योंकि मेजरेबल हो गया है। ऐसे एकेडमिक अचीवमेंट में भी हम कह सकते हैं ये कंसेप्ट है, लेकिन जब हम उसको परसेंटेज ऑफ मार्क्स में देखेंगे तो ये वेरिएबल हो जाता है। तो ऐसे वेरिएबल्स हम बनाते हैं। आई एम सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर। थोड़ा सा हम इसको मजीद देख लेते हैं। फिर वेरिएबल्स की टाइप्स आ जाती हैं। कौन से वेरिएबल्स, मेजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास दो होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट काज होता है, डिपेंडेंट जो है ना इफेक्ट होता है। जैसे इंडिपेंडेंट चेंजेस होते हैं और डिपेंडेंट आउटकम होता है। थोड़ी सा एक मिसाल हम देखते हैं, एजुकेशन एंड इनकम डिटरमाइंस द लाइवलीहुड ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। अब क्या है, एजुकेशन और इनकम लाइवलीहुड ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी, डिलीवरी टाइम, कॉस्ट एफिशिएंसी इन्फ्लुएंस द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑफ मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। समझ रहे मेरी बात को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला कलर किया हुआ है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल वाला कलर किया हुआ है, आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मेजर वेरिएबल्स की मेन टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। मेरा जो फुल कोर्स है उसमें मैंने बताया हुआ है मॉडरेटिंग वेरिएबल कैसे रखते हैं, मीडिएटिंग वेरिएबल कैसे रखते हैं। तो दिस दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट
चैप्टर हमारी में डिटेल्ड कोर्स है, वहां से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द बेसिक थिंग्स, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। So major types of the variables, for example, suppose you want to study the relationship between smoking and cancer, you assume that smoking is a cause of a cancer. Studies have shown that there are many factors affecting the relationship, such as the number of cigarettes or the amount of the tobacco smoked every day, the duration of the smoking, the age of smoker, dietary habits, and the amount of exercise undertaken by the individual. तो इससे आपको आइडिया हो रहा है कि एक बंदा अगर रिसर्च करना चाह रहा है कि जी अरे मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत मैंने ना गलतियां की हुई हैं, इंग्लिश में मैं फिक्स कर दूंगा दोबारा। ये एग्जांपल जब मैं लिख रहा था तो every time I read my slides I see a chance to improve। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यार एक बंदा स्मोक कर रहा है, उसको कैंसर हो गया, तो उसके बैक एंड पे हम वेरिएबल्स कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की कि उसके क्या फैक्टर्स हुए। सो व्हाट वी डू विद द वेरिएबल, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट कंसीडरेशन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ऑब्वियसली वेरिएबल्स बना लिया, उनका करना क्या है, तो इनको ऑब्वियसली हमने हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस से हमें क्लैरिटी आती है, स्पेसिफिसिटी आती है, focus on research problem, but please note that they are not essential for a study. You can conduct a valid investigation without constructing a single formal hypothesis if it is required and appropriate, and then it can be considered। obviously hypothesis के बगैर भी आप स्टडी कर सकते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन की क्वालिटेटिव स्टडीज होती हैं, ठीक है, बट व्हेन वी आर डूइंग अ क्वांटिटेटिव स्टडी हमें हाइपोथेसिस चाहिए। सो हाइपोथेसिस है क्या? हाइपोथेसिस के बारे में हम कह सकते हैं these are hunches, guesses, instincts, notions, assumptions and perceptions। hypothesis की जो formal definition है वो मैंने यहाँ लिखी है। A hypothesis is an assumption, an idea that is proposed for the sake of argument so that it can be tested to see if it might be true। In the scientific method, the hypothesis is constructed before any applicable research has been done apart from the basic background review। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइपोथेसिस अब आपको एक्सप्लेन क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइपोथेसिस, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च लाइव्स इन देयर एबिलिटी टू ब्रिंग डायरेक्शन। ठीक है, हमने कहा ना कि वेरिएबल बहुत जेनेरिक है, फिर हम उसी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं। सो हाइपोथेसिस टेल द रिसर्चर व्हाट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू कलेक्ट एंड thereby provide a greater focus। You do not know about phenomena, a situation of a condition, but you know you have a hunch to form the basis of certain assumption or guess। You ultimately test these and have three outcomes। ठीक है, हाइपोथेसिस में जरूरी नहीं है जब आपने बनाया तो आपको पता हाँ भाई ऐसे ही होता है, आपको सिर्फ एक हंच है, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन मिल रहा है। तो या तो वो हाइपोथेसिस आपका क्या हो सकता है, राइट हो सकता है या सही होगा, या फिर पार्शली राइट होगा, या फिर आपका रॉन्ग हो सकता है। सो ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द हाइपोथेसिस ये आपके काम आएगा। हाइपोथेसिस रिटन इन सच अ वे दैट इट कैन बी प्रूवन और डिसप्रूवन बाय वैलिड एंड रिलायबल डाटा। It is in order to obtain these data they will perform that we perform our study। ठीक है, हाइपोथेसिस को ऐसे लिखा जाना चाहिए कि उसका जो जवाब है वो या तो रिजेक्शन में हो या फिर एक्सेप्टेंस में हो या फिर पार्शियल एक्सेप्टेंस में हो। तो हाइपोथेसिस जब आप लिखेंगे अपने थीसिस के लिए, जो हमारा डिटेल्ड कोर्स है उसमें मैंने आपको डिटेल में गाइड किया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव कैसे लिखने हैं, क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, थीसिस कैसे, हाइपोथेसिस कैसे लिखने हैं। सो वो रिसर्च आपके डिटेल्ड पीएचडी में काम आएगा। ये सिर्फ आपने एडवांस रिसर्च मेथड का क्रैश कोर्स है समझने के लिए कि आपको रिसर्च की दुनिया में होता क्या है। एक हाइपोथेसिस के क्या फंक्शंस होते हैं, हम चार कह सकते हैं कि द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स स्टडी विद द फोकस। Hypothesis tell you what data to collect and what not to collect. It enhances the objectivity. Hypothesis may enable you to add the formulation of a theory। So characteristics of the hypothesis क्या होती हैं? Hypothesis should be simple, specific. Hypothesis should be conceptually clear. Researchers should be familiar with the subject area। So examples of the hypothesis, मैंने एक H1 hypothesis लिखा। The average age of the male student in the advanced research method class at Times Institute is higher than that of female student। The above hypothesis is clear, specific, and easy to test। It tells you what you are attempting to compare age, gender, and the test average। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि hypothesis बिल्कुल क्लियर है कि the average age of the male student in advanced research methodology in certain class is higher than that of the female student। So बिल्कुल क्लियर hypothesis एक डिजाइन हुआ पड़ा है। So अगर हम 8 steps of the research process में जाएं तो अगेन हम ये देख सकते हैं कि हमने क्लियर करना है कि पहले प्रॉब्लम था, फिर कंसेप्चुअलाइजेशन थी, कंस्ट्रक्शन थी, सिलेक्शन ऑफ सैंपल था, डाटा कलेक्शन था, डाटा प्रोसेसिंग था और रिपोर्ट राइटिंग था। तो हमारे पास जो रिसर्च डिजाइन है
वो डिसाइड करता है कि हमने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि हमने ये हाइपोथेसिस बनानी है, ये वेरिएबल्स बनाने हैं, अब हमने थोड़ा सा आगे मूव करना है। स्टडी सेटिंग्स पे जाना है कि किस तरीके से हमने डाटा कलेक्ट करना है, सैम्पलिंग कैसे करनी है, डाटा कलेक्शन कैसे करनी है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं स्टडी डिजाइन के ऊपर। स्टडी डिजाइन जो है ना, कि सारे जो कंपोनेंट्स हैं एक स्टडी के, वो हमने डिटेल में सोचने हैं और डिटेल में प्लान करने हैं, ताकि हमें पता चले हम अपने स्टडी में क्या करने वाले हैं हर एक स्टेप में। अब स्टडी डिजाइन में तीन चीजों का हमने प्योरली फोकस करना है कि वो क्या है। पहला होता है कंटेक्ट। कंटेक्ट का मतलब ये होता है कि जिस चीज पे हम स्टडी करने जा रहे हैं या जिन लोगों पे हमने स्टडी करने जा रहे हैं, तो उन लोगों को हम कितनी बार कंटेक्ट करेंगे। अगर हम ये सोचें कि हमने वन टाइम डाटा कलेक्ट करके एनालिसिस करना है, तो ऐसी स्टडी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। तो इसका मेथड अलग होता है कंपेयर टू ऐसे पर्सन से, ऐसी स्टडी से जिसमें हम एक बंदे के पास दो दफा जाते हैं, जिसमें हम प्री एंड पोस्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग फूड न्यूट्रिशन वालों की स्टडी होती है, या जैसे किसी बंदे को मोटिवेट करने से, ट्रेनिंग से पहले बताया जाता है कि पहले ट्रेनिंग के पहले उसकी ये अंडरस्टैंडिंग थी सब्जेक्ट की, ट्रेनिंग के बाद ये, तो हम दो दफा कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो उस स्टडी की सेटिंग डिफरेंट होगी। और कुछ में हम मल्टीपल टाइम्स जाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज को बोलते हैं। जैसे एक कंट्री की जो जीडीपी होती है, एक कंट्री में जो डिफरेंट आईएमएफ के प्लान्स होते हैं, तो ईयर वाइज उनकी इंप्रूवमेंट देखी जाती है। जैसे हम ब्रांड हेल्थ ट्रैकर में, जब मैं जोंग में था मैनेजर रिसर्च का, तो हम क्या करते थे, हर 4 महीने बाद एक स्टडी करते थे और हम देखते थे कि हमारे ब्रांड में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, दूसरों के ब्रांड्स कहाँ से हमसे बेहतर हो रहे हैं, तो हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट बेस पे जब भी आप स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हो डिजाइन में, तो यू हैव टू चूज दैट you are going to do one time contact, two time contact और three time contact। फिर आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप किस पर्सपेक्टिव में जाके उस चीज को देख रहे हैं। रिट्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, और या रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव में देख रहे होते हैं। और सिमिलरली गोज फॉर द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन में कि आप एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है, सेमी एक्सपेरिमेंटल है। हम इसमें इतना ज्यादा डिटेल में इस कोर्स में नहीं जा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्रैश कोर्स है। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि आप ये समझ लें कि कंटेक्ट बेस पे होता है, प्रेफरेंस बेस पे हो सकता है। आप ये देख लें कि अब आपने सिचुएशन देख के फ्यूचर का सोचना है, या आपकी सिचुएशन देख के पास्ट का सोचना है, या आपकी सिचुएशन देख के पास्ट फ्यूचर दोनों का देखना है, या आप नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन आपकी एक्सपेरिमेंटल होगी, नॉन एक्सपेरिमेंटल होगी, सेमी एक्सपेरिमेंटल होगी। ये आपने अपने स्टडी में डिसाइड करना है। तीन बेसिस पे आपका डिजाइन डिसाइड होता है। तो मूविंग टू, हल्का सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्टडी डिजाइन में हम कंटेक्ट का क्या करते हैं। आल्सो नोन एज वन शॉट स्टडीज, जो कंटेक्ट वन होता है, गेट्स ओवरऑल पिक्चर, डिसाइड्स व्हाट यू वांट टू फाइंड, आइडेंटिफाई पॉपुलेशन, सेलेक्ट सैंपल, कंटेक्ट रिस्पोंडेंट, गेट द इंफॉर्मेशन। सो इसको क्रॉस सेक्शनल भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल occurrences ऑफ एचआईवी केसेस इन ऑस्ट्रेलिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टडीज, बस एक दफा स्टडी की, उसके बेस पे आपने एनालिसिस किया। दो कंटेक्ट्स क्या होते हैं, या जब कंटेक्ट दो करते हैं तो उसको हम आल्सो बोलते हैं प्री एंड पोस्ट टेस्ट, used to measure change in the study, suitable for measuring impact of effectiveness, impact of increased funding and quality of teaching, effect of advertisement and sale product। ये हम दो दफा प्री एंड पोस्ट एनालिसिस करते हैं। जो मल्टीपल होता है, data is gathered repeatedly, helps to measure the pattern of change, to collect factual info on continuous basis, intervals may take week or months or year। तो हम देख सकते हैं, जैसे हम लेबर डिमांड देख सकते हैं कि उसमें ईयर वाइज क्या फर्क पड़ रहा है, इमिग्रेशन पॉलिसीज से क्या फर्क पड़ रहा है। तो तीसरी चीज होती है प्रेफरेंस में, इसमें हम कह सकते हैं रिट्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव। और जो रिट्रोस्पेक्टिव होता है हमारा, इन्वेस्टिगेट्स दैट that has happened in the past, data collected from the secondary sources or basis of the respondents recall the situation। for example हम कह सकते हैं utilization of land before World War II in Western Europe, या हम कह सकते हैं कि historical analysis of the uh, migratory movement Europe between 1950 to 1945। दूसरा क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है, रेफर्स टू द आउटकम ऑफ द फ्यूचर, इट अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट और व्हाट इज लाइकली टू हैपन। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं डिटरमाइन इम्पैक्ट ऑफ रैंडम ब्रेथ टेस्टिंग ऑन प्रिवेंशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, या हम ये कह सकते हैं टू एस्टैब्लिश द इफेक्ट ऑफ काउंसलिंग ऑन द करियर गाइडेंस। और तीसरा जो हमारा होता है वो रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव होता है, जिसमें हम फोकस करते हैं पास्ट ट्रेंड पे टू स्टडी द फ्यूचर, सिमिलर टू बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज, more of trend study, study of economic concept from ancient epic for better economic development। ठीक है, तो उसको हमने इतना डिटेल में नहीं जाना। जो हमारा डिटेल्ड कोर्स होगा उसमें मैंने डिटेल में जाना है, साथ में स्टडी की एग्जांपल्स भी इसकी दी हुई है। तो नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हमने कहा एक्सपेरिमेंटल होता है, इफ रिलेशनशिप इज स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम अ cause to establish the fact
then it is experimental. For example, factor determining the influence of customer satisfaction. दूसरा non experimental, study starts from the effect to trace the cause. No experimentation done here. A mere investigation is done. Investigation and effect of corruption in Pakistan, for example. ठीक है. सो सेमी एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल दोनों कंबाइन कर सकते हैं. मिसाल यूज सकते हैं टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड आउटकम ऑफ इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज गैम्बलिंग, स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ठीक है. तो रिसर्च प्लान हम एक बनाते हैं. ऑब्वियसली जब रिसर्च करने से पहले तो हम उसमें कुछ चीजें देखते हैं. इसमें 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. पहली चीज हमने ये देखनी है कि व्हाट यू इंटेंड टू डू, स्पेसिफिक एम आपके क्या है. दूसरा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बैकग्राउंड और सिग्निफिकेंस क्या है. व्हाट हैज बीन डन सो फार, जो प्राइमरी स्टडीज हैं, प्रिलिमिनरी स्टडीज हो चुकी हैं, उनको देखना है. और हाउ आर यू गोइंग टू डू इट, रिसर्च मैथड. दिस इज आवर रिसर्च प्लान. सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अब हमने सर्च प्रॉब्लम देख लिया और सर्च डिजाइन को मुख्तलिफ एंगल से देखा है हमने. थोड़ा सा हम अब इंस्ट्रूमेंट और डाटा कलेक्शन की तरफ मूव करते हैं. सो कमिंग टुवर्ड्स द डाटा कलेक्शन एंड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट. Research instrument is an extremely important part of the research process. If the research instrument, अच्छा ये जब मैं लिख रहा था तो I loved when I wrote it. So maybe purely मेरे अपने ideas नहीं है, obviously मैंने पढ़ के लिखा है, but it's something you will love reading. You must read it. Like if the research instrument has flaw, then the data collected will have error. इसको मैं collected कर दूंगा. If the data collection has flaw, then the analysis will have error. If the analysis has flaw, then the findings will have error. If the finding has flaw, then the contribution will have error. If the contribution has flaw, then the philosophy will have flaw. If the philosophy have flaw, then you will not get degree of doctor of philosophy. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट इट विद द इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्जांपल जो भी आपने वेरिएबल्स बनाए हैं उनका जो स्केल बनाया है दैट मस्ट बी करेक्ट. सो दैट अगर स्केल ही गलत है तो डाटा ही गलत है, एनालिसिस ही गलत है, कंक्लूजन ही गलत है, सब गलत है. ठीक है. सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट, द इंस्ट्रूमेंट पार्ट. सो मेजर अप्रोचेस, जब हम बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि आप इनपुट डाटा का ले रहे हैं, किसी सिचुएशन का, किसी पर्सन का, किसी प्रॉब्लम का, किसी फिनोमेना का. सो प्राइमरी सोर्स हमेशा आपको जो है ना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. सेकेंडरी हम आप जो है ना सेकेंडरी बुक्स वगैरह से कलेक्ट करते हैं. तो ये डाटा के टाइप्स हैं जो हम कलेक्ट कर सकते हैं. सो the doctoral research must be based on the primary data majorly. Avoid performing a research based on secondary data because those are considered as literatures and reports. So before collecting of the data, ask yourself, will the data I'm going to collect answer the research problem or the research questions? This is extremely important. I say the research problem is the foundation stone. अगर वो गलत है तो वो किसी भी टाइम स्लिप होगा, आपकी पूरी इमारत गिर जाएगी. So there must be a strong problem. If problem does not exist, then you do not exist, your study does not exist. So it has to come from the 4 areas that we already explained. So look at your variables again and link the variables with the problem statement and research questions. अब हम जाते हैं मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. सो डाटा कलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, लाइक प्राइमरी सोर्स से कर सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स से कर सकते हैं. प्राइमरी सोर्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है. प्राइमरी सोर्स में हमारे पास ऑप्शन है 3. ऑब्जर्वेशन से करें, इंटरव्यूइंग से करें, क्वेश्चनर से करें. तो ऑब्जर्वेशन में क्या हो सकता है कि आप जो हाँ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेंट हो जाएं. मिसाल के तौर पर आप स्टडी कर रहे हैं स्मोकर्स के बीच में, तो आप स्मोकर बन जाएं और आप देखते हैं कि स्मोकर्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं. नॉन पार्टिसिपेंट भी होता है कि आप दूर से बैठ के देखें. ठीक है. इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है. और क्वेश्चनर क्या हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है. तो डॉक्यूमेंट जो सेकेंडरी डाटा है उसमें हम गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन, वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ, जीएसएमए की रिपोर्ट्स देख सकते हैं. अर्ली रिसर्चर, पर्सनल रिव्यूज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट, सर्विस रिपोर्ट, इस तरह की चीजें जो कंपनीज पब्लिश करती हैं वो हमारा सेकेंडरी डाटा होती है. तो थोड़ा बहुत मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है, बट वी डू नॉट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज ये हमारा क्रैश कोर्स है. तो अगर डिटेल्स का आपने जाके देखना है तो मेरा एक कोर्स है व्हिच इज तकरीबन उसमें ना 10-12 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं. वो इंग्लिश चैनल पे बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा. उसको मैं मुसलसल 1 साल से इम्प्रूव कर रहा हूँ, बट दैट इज द रियल कोर्स जो कि कभी भी किसी बंदे को पीएचडी में जब भी वो करना चाहेगा इंशाल्लाह उसको हेल्प करेगा. सो दिस इज क्रैश कोर्स. हम बेसिक्स की बात करेंगे. सो प्राइमरी सोर्सेज का मैंने जो है ना यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि प्राइमरी सोर्स इज अ फर्स्ट हैंड टेस्टिमनी और डायरेक्ट एविडेंस concerning a topic under investigation. Primary sources are immediate first hand accounts of a topic from people who had a direct connection with it. ठीक है. मैंने आपको कहा था ना कि प्राइमरी सोर्स का मतलब ये होता है कि जो वाकया जिस बंदे के साथ हुआ है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन्वेस्टिगेटिंग
कि जो कस्टमर सर्विस है पीआईए की या किसी भी कंपनी की, सॉरी पीआईए का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, अब पीआईए प्राइवेट हो चुकी है, तो कोई भी कंपनी हो उसका अगर आप देखते हैं, तो अगर उसका कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं हुआ, किसी सर्टेन फ्लाइट में लोगों की शिकायतें हैं, तो जब जिन लोगों को बुरा सर्विस दिया गया आप उन्हीं से जाके स्टडी करें। अगर आप उनकी बुरी सर्विस के बारे में स्टडी करेंगे तो आप फर्स्ट हैंड डाटा उनसे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड चीज है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। प्राइमरी सोर्स में ऑब्जर्वेशन क्या? ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू आवर सेंस और रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग साइंटिफिक टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट एंड डेटा रिकॉर्डेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट कैन बी कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? पार्टिसिपेंट, वन रिसर्चर बिकम द पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। नॉन पार्टिसिपेंट क्या होता है? वन रिसर्चर इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। इंटरव्यू में क्या होता है? वन टू वन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स विद स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड इज कॉल्ड एज एन इंटरव्यू। मैं जब इसको लिख रहा था तो मेरे जहन में क्वेश्चन आता था कि हम तो लोगों से मिलते हैं वैसे ही, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड वैसे मिलना? तो इंटरव्यू एंड वैसे मिलना में डिफरेंस ये है कि व्हेन यू मीट द पीपल विद स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, then it is an interview, one-to-one interaction. So it can be structured that researcher asks the predetermined questions. Formal interview is casual, list of the questions prepared. Unstructured क्या होता है? You ask the random questions, you follow the sequence or maybe questions can arise from the talk, from the conversation जो कि आप कर रहे होते हैं। फ्लेक्सिबल इंटरव्यू होते हैं। जो दूसरा क्वेश्चनर का तरीका होता है वो हम क्या कर सकते हैं? ईमेल के थ्रू, गूगल फॉर्म के थ्रू बना सकते हैं, ऑफलाइन भी हम ऐसे करके पेपर के थ्रू रिस्पॉन्स ले सकते हैं। सो क्या चूज करे बंदा? इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर, ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन को तो हम छोड़ देते हैं। सो चूज बिटवीन एन इंटरव्यू एंड इंटरव्यू schedule and questionnaire. Choice between a question and interview is important and should be considered thoroughly, as this can affect the validity of the findings. The section can be based on three criteria: nature of investigation, geographical distribution of the population, and types of the, obviously type of the study हमने ये देखना है, जो कि हमने पढ़े थे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि इंटरव्यू लेना है या क्वेश्चनर करना है। सो नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इफ द स्टडी इज अबाउट issues that respondents may feel reluctant to discuss with an investigator, a questionnaire may be better choice as it ensures anonymity. हाँ, ये बड़ा जरूरी होता है कि कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इंटरव्यूज के बारे में बात नहीं करना चाहते। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी हम कह सकते हैं कि जब आप लोगों से पहुंच भी नहीं सकते तो यू नीड टू यूज अ क्वेश्चनियर। सो स्टडी पॉपुलेशन भी डिपेंड करता है कि अगर हैंडीकैप्ड लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, तो मे बी यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू गो देयर विद देम। सो इट इज देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स वी डिसाइड। और जो डिटेल्ड कोर्स है उसमें हमने एक एक स्टडी के साथ लिंक किया हुआ है कि उसमें किस टाइप का आपने डाटा कलेक्ट करना है। सो क्वेश्चनर और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हल्के से हैं। क्वेश्चन इज अ रिटन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, द आंसर्स to which are responded by the respondents. It has to be prepared and in a scientific manner. एडवांटेजेस ऑफ द क्वेश्चनियर कि इसमें बंदा अनोनिमस रह सकता है, ये एक फायदा है, कोई फेस इंटरेक्शन नहीं है। तो इसमें आप ओपन एंडेड क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज जो है ना, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ओपन एंडेड आप क्वेश्चंस जो है ना, जो क्वेश्चन होता है उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होते। डिसएडवांटेज ऑफ द क्वेश्चनर क्या है कि सिलेक्शन सही नहीं हो सकता, एंड रिस्पोंडेंट्स जो है ना आपसे कंसल्ट नहीं करते। हो सकता है वो किसी क्वेश्चन को और तरीके से समझें, आपने किसी और तरीके से समझा है, और रिस्पॉन्सेज जो है ना वो उसके क्लोज एंडेड होते हैं, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। तो रिसर्च प्रोसेस में हमने मे बी मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू वाले सेक्शन में कुछ गलती कर दी है, अब विल सी इट। रिसर्च प्रोसेस में हमने अब देखा है कि हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट किया, हमने कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द रिसर्च डिजाइन किया, कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट डाटा कलेक्शन किया, सैम्पलिंग किया। तो अब हमारा जो अगला फेज है वो है सैम्पलिंग वाला। हमें क्योंकि अब डाटा कलेक्ट करना है, क्वेश्चनर करना है, तो क्या हम कह सकते हैं, सपोज वी वांट टू मेजर द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, एमबीए, एमएस, पीएचडी, मैनेजमेंट साइंसेज इन एनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप सुन रहे हैं, मुझे पढ़ रहे हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, contact all the students in the class, ask them their ages, list ages of all the people, combine add ages and divide by number of students. We will get average of students in the MBA, MS, PhD, management sciences. So हम अगर सारे लोगों से बात करें, उन सबका एज कलेक्ट करें, एवरेज लें, तो चांसेस आर कि हमें उसका पता चल जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम वो सिलेक्ट फ्यू स्टूडेंट एंड आस्क देयर एजेस। फ्यू स्टूडेंट्स लेने से ये फायदा हो जाएगा कि हमारा कम टाइम लगेगा
और हम जो है ना हर एक टाइप के फीमेल की साइड से भी लोग सेलेक्ट करें, मेल की साइड से भी, तो तब भी हम एक एवरेज निकालेंगे, तो भी हम कर सकते हैं। सो एक तरीके से हम एक सैंपल ले रहे हैं आउट ऑफ द पॉपुलेशन। सपोज वी वांट टू मेजर द एवरेज इनकम ऑफ अ फैमिली इन मुल्तान, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंडिंग ईच फैमिली इन मुल्तान एंड आस्किंग देयर मंथली इनकम। तो क्लास में हो सकता था, कर सकते थे हम लोग, लेकिन अब हम ये नहीं कर सकते कि मुल्तान की हर फैमिली से उसका इनकम पूछ लें। तो सेलेक्टिंग फ्यू फैमिलीज आस्किंग अबाउट देयर मंथली इनकम एंड कैलकुलेटिंग द एवरेज इनकम इन मुल्तान, ये पॉसिबल है, जिसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। सो इज इट पॉसिबल? नो। दी आस्किंग अ सैंपल, यस दिस इज पॉसिबल। सो सैम्पलिंग जो है ना क्या है, ये हम देख सकते हैं कि सेलेक्टिंग फ्यू सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रॉम स्टडी पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारा अगर क्या है, पॉपुलेशन है, इसमें से थोड़े लोग हम सेलेक्ट करके इनसे रिस्पॉन्स ले लेते हैं। सो सैम्पलिंग में जो सबसे कोर चीज होती है वो पॉपुलेशन होती है। उसके बाद फिर हम टारगेट पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं जो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और उसके बाद उसमें से हम एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सो पॉपुलेशन में भी हम जो है ना यूनिवर्सिटी टीचर्स इन मुल्तान, फॉर एग्जांपल अगर हम टीचर्स पे स्टडी कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं टारगेट पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑफ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, और सैंपल में हम क्या सकते हैं कि हम हर एक में से किसी एक यूनिवर्सिटी से टीचर रेफरेंसेस ले लें, सैंपल में से एक यूनिवर्सिटी ले लें। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन फिर टारगेट सैंपल, उसके बाद टारगेट पॉपुलेशन, पहले जनरल पॉपुलेशन फिर टारगेट पॉपुलेशन और उसके बाद सैंपल। So, sample selection from the population has both positive and negative side. Obviously, sample selection से पैसा बचता है, वक्त बचता है, ह्यूमन रिसोर्स बचता है। नुकसान क्या है? एरर मार्जिन हो सकता है। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इस एरर मार्जिन को रिमूव करने के लिए। प्रिंसिपल वन ये है, इन मोस्ट केसेस सैम्पलिंग, इन मोस्ट केसेस ऑफ सैम्पलिंग देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड द ट्रू पॉपुलेशन। ठीक है, ये एक सही मतलब एक्सेप्टेड है, कोई मसला नहीं है, इसमें एरर मार्जिन हमारा एक्सेप्टेबल है। प्रिंसिपल टू क्या है, द ग्रेटर द सैंपल साइज द मोर एक्यूरेट विल बी द एस्टिमेट ऑफ द ट्रू पॉपुलेशन। जितना सैंपल बढ़ाएंगे रिजल्ट बेहतर होते जाएंगे। प्रिंसिपल थ्री क्या है, द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन द सैंपल द रेसर विल बी द एक्यूरेसी। जो सैंपल और आबादी के दरमियान फर्क जितना बढ़ता जाएगा, एक्यूरेसी कम होती जाएगी। दीज प्रिंसिपल्स आर क्रूशियल टू कीप इन माइंड व्हेन यू डिटरमिन द सैंपल साइज। सैंपलिंग में हम क्या कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग में दो टाइप्स बेसिकली सैंपलिंग में होती हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की फर्दर फिर हम चार क्लास टाइप्स लेते हैं। इसमें जो पहली टाइप है वो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, फिर है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, फिर क्लस्टर सैंपलिंग, फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी में भी हम चार लेते हैं, कोटा सैंपलिंग, एक्सीडेंटल सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग एंड स्नोबॉल सैंपलिंग। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इनमें से एक एक को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये होती है कि किसी भी पॉपुलेशन में हर मेंबर के पास इक्वल चांस हो सिलेक्शन का, ये होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जैसे कि अगर मेरे पास, मैं आपसे कहूं कि एक बाल्टी भरी हुई गेंदों की है और मैं आपसे कहूं किसी एक को उठा लें आप, तो आप ऐसे घुमाएंगे, आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर, मतलब हर एक के पास चांस है, ठीक है, कि मैं सिलेक्ट हो सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी कुछ ऐसा ही होगा कि वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मींस दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, फॉलोज द प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑब्वियसली। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हर एक के पास चांस नहीं होता, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को फॉलो नहीं करता। सो फॉर एग्जांपल, मेरा एक घर है, इसमें एक बॉक्स में बॉल नहीं रखे हुए, इसमें मुख्तलिफ कमरों में बॉल पड़े हुए हैं, तो मैं किसी से कहता हूँ जाके दो बॉल ले लो, तो कोशिश करेगा इसी रूम में जहां बॉल पड़ा है वो उसको उठा के ले आएगा। तो इसमें क्या है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, उसने अपनी आसानी के मुताबिक किया, उसने अपनी जजमेंट के मुताबिक किया। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए रेज हुआ होगा कि वो मैंने बॉक्स की मिसाल इसलिए दी है, हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज द पॉपुलेशन फ्रेमवर्क। इसका मतलब ये होता है कि आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तब कर सकते हैं जब आपके पास किसी भी स्टडी के कंटेक्स्ट में सारे लोगों की लिस्ट हो। फॉर एग्जांपल, आप टेलीकॉम में स्टडी करना चाहते हैं, तो टेलीकॉम में 3000 लोग हैं। अब आप रैंडम सैंपलिंग तब करेंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तब कर सकते हैं जब उन 3000 की आपके पास लिस्ट हो, सबका चांस बराबर हो जाता है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि सबके पास इक्वल चांस है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू नो दैट हाउ मेनी पीपल आर देयर। दिस इज द रीजन मैंने बॉक्स की मिसाल दी कि उसमें सारे बॉल हैं, उसमें से हमने चूज करना है। सो मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन ये हम इतना डिटेल में इस लेक्चर में मैं नहीं जाऊंगा। अगेन आई विल से, अगर आपने सैंपलिंग को डिटेल से समझना है, देन यू नीड टू do what, you need to go for the detailed course that will be available on my English channel, Dr. Farooq Business AI and Research. So हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को पढ़ा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। उसमें हम यही कि एवरी पर्सन हैज अ
इक्वल चांस। सो दूसरा जो हमारे पास है वो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज अ method of sampling that involves the division of population into smaller subgroups known as strata. In stratified random sampling or the stratification, that strata are formed based on the numbers shared attributes such as income and educational group. अब different stratas बनाते हैं लोगों के based on income और educational group, और उसके बेस पे उस strata में से लोग select कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा सैम्पलिंग टेक्निक है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग का। क्लस्टर सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में टू डिवाइड पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द क्लस्टर्स। जैसे रीजन्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिवाइड करती है, सच एज डिस्ट्रिक्ट्स और स्कूल्स, और रैंडम सेलेक्ट सम ऑफ दिस क्लस्टर एज योर सैंपल। ठीक है। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर सच एज सेलेक्ट मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल, फॉर एग्जांपल बाय सेलेक्टिंग every 15% on list of the population. If the population is in random order, then it may इमीडिएट द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जो हम जब सिविल्सन में हम रिसर्च करते थे, तो हमारे पास इस्लामाबाद की सारी पॉपुलेशन नहीं थी, कराची की नहीं थी, तो हम उन्हें कहते थे कि आप जाएं इस्लामाबाद की हर स्ट्रीट में और हर 10वें घर से डाटा कलेक्ट करें। सो दिस इज अ सिस्टमैटिक वे। सो इफ यू डूइंग, बिकॉज आपके पास पॉपुलेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगर आपके पास पॉपुलेशन फ्रेमवर्क है, यू सिलेक्ट एवरी 10th पर्सन। अब वो 10th में आपकी बायसनेस सबसे कम हो जाती है। जो सैम्पलिंग की जितनी भी हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ी है, उसमें रिसर्चर का बायसनेस कम से कम हो जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हमने डेफिनेशन पहले बता दी है। टाइप्स में कोटा सैम्पलिंग है। Quota sampling is defined as a non-probability sampling method in which researchers create a simple involving individual that represent a population. एक सैंपल को create a sample involving individual that represent a population. आप अपने हिसाब से कुछ सर्टेन ग्रुप्स को का कोटा रखते हैं कि मैंने उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। कोटा सैम्पलिंग बेसिकली तब यूज हो जाता है जब हमें खतरा हो कि शायद मे बी हम कुछ लोगों को मिस कर जाएं। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान से डाटा कलेक्ट करें, आपकी मोस्टली आबादी पंजाब में रहती है, फिर कराची में, फिर केपीके में, फिर शायद बलूचिस्तान में। अब आपको लगता है कि जब मैं जनरली पाकिस्तान से कलेक्ट करूंगा तो शायद पंजाब से बहुत ज्यादा लोग आ जाए, अगर मैं वैसे ही कलेक्ट करता हूँ तो मैंने बलूचिस्तान का थोड़ा बहुत कोटा रखना है। या आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सारे मुसलमान हैं, तो मैंने बाकी रिलीजन के लोगों को शामिल करना है, तो मैंने क्या करना है, मैंने एक कोटा रखना है उनका, ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन आ जाए। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग का, उसको हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एक्सेप्शनल और ग्रैब सैम्पलिंग, इन व्हिच वी इंक्लूड पीपल हु आर इजी टू अप्रोच। जैसे मैंने आपको कहा ना, बॉल इस कमरे में पड़ा है, उसी को आप उठालेंगे। आपने डाटा कलेक्ट करना है, आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर आप खड़े हो जाते हैं, जो भी बंदा आता जाता आज आप उससे डाटा कलेक्ट करें, तो ये एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है। उसके बाद हमारे पास है जजमेंटल सैम्पलिंग। इसको हम पर्पसेस सैम्पलिंग भी कहते हैं या अथॉरिटेटिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, इन विच द सैंपल मेंबर्स आर चूजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्चर्स नॉलेज। रिसर्चर को बताओ, अच्छा यार मैं वो टेलीकॉम से डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा एक दोस्त जाने वाला टेलीकॉम में, उसको शायद आइडिया हो जाएगा। या मैं टीचर से डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये बंदा रिस्पॉन्स दे देगा, तो रिसर्चर की जो है ना जजमेंट के ऊपर होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको रेफरेंस सैम्पलिंग भी होते हैं। इसमें क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग और द चेन रेफरेंस सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक in which the sample have traits that are rare to find. The respondent recommend the next participant. For example, आपको पता चले कि कितने लोग थे जो पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन में ट्रेन में सफर करके आए थे। तो अब बहुत मुश्किल है इस तरह के लोगों को ढूंढना, कोई उनका डेटाबेस नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं से एक बंदा मिल जाए, तो आप उससे पूछेंगे आपके साथ कौन था, उस बंदे से मैं जाके मिल सकता हूँ। जो मोस्टली ये जो ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर स्टडी होती है, उसमें भी यही होता है कि और कौन नशा करता है आपके साथ, तो उसी से आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज पीपल आर डिफिकल्ट टू फाइंड। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एक समहाउ इसमें रिसर्चर का बायस कम होता है। बाकी तो सारे आपने देखा होगा, कोटा, एक्सीडेंटल, जजमेंटल वगैरह में रिसर्चर का बायस ज्यादा होता है। तो अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अपनी स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज करें। सर्च प्रोसेस, कोई भी आप रिसर्च प्रोसेस का थीसिस जब लिखते हैं, ऑब्वियसली इसको हम अब ऐसे नहीं लिख रहे कि जैसे हमने फाइनल रिपोर्ट लिखना है, हम इसको वैसे लिखते जा रहे हैं कि सबसे पहले हम अपना रिसर्च प्रॉब्लम लिखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम जब हमने क्लियरली डिफाइन कर लिया, तो फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करेंगे, विच इज रिसर्च क्वेश्चंस। फिर हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखेंगे, फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे, फिर हाइपोथेसिस, फिर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, फिर डाटा कलेक्शन, फिर डाटा एनालिसिस, और फिर डाटा एनालिसिस के बाद डाटा की रिपोर्टिंग, फाइंडिंग्स, कंट्रीब्यूशंस और फिलॉसफी। फिलॉसफी पीएचडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमएस कर रहे हैं तो आपके लिए फलसफा इंपॉर्टेंट
नहीं है, क्योंकि पीएचडी वालों की डिग्री है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन मैनेजमेंट साइंसेज, तो यू मस्ट हैव अ सर्टेन फिलोसफी। तो आपका एक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, आपकी स्टडी की कंट्रीब्यूशन है उसमें थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है, तो यू मस्ट हैव अ फिलोसफी। तो किसी भी रिसर्च में जो की स्टेजेस होते हैं, वेरिफिकेशन इसमें बड़ी सीवियर होती है। तो आपने क्या करना है, जो कोर है, रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च क्वेश्चन है, लिटरेचर है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, डाटा कलेक्शन है, डाटा एनालिसिस है और फिलॉसफी है। तो ये हमारे पास कोर फेजेस हैं। अगर हम रिसर्च प्रोसेस को फर्दर सिंपल कर दें तो रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और फलसफा, 5 चीजें हैं। ये आपके थीसिस के चैप्टर्स होते हैं नॉर्मली। आखिर में हम इसको कंक्लूजन या रिकमेंडेशन कह सकते हैं। प्रॉब्लम, अगर हम इसको फर्दर देखें तो हमने मजीद इसको ये लिखा हुआ है कि जब भी आप अपना प्रपोजल राइट कर रहे होंगे या अपना थीसिस राइट कर रहे होंगे तो उसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस जो है ना, वो नॉर्मली कौन कौन से हो सकते हैं। एक अब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर होता है, मेथड एंड मटेरियल होता है, डाटा फाइंडिंग रिजल्ट होते हैं, कंक्लूजन एंड डिस्कशंस होते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हर एक हिस्से का पर्पस क्या है, हर एक हिस्से में आप वर्ब टेंस कौन सा यूज करेंगे लिखते हुए, और एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आपकी राइटिंग, जो कि अब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, सैंपल कलेक्ट कर लिया, मैं ज्यूम कर रहा हूँ सारा हो गया, अब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपने लिखना कैसे है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है बेसिकली, अब्स्ट्रैक्ट शार्टर वर्जन ऑफ योर पेपर होता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट इज शार्टर वर्जन ऑफ द पेपर। कौन सा वर्ब यूज करते हैं, कौन सा वर्ब टेंस यूज करते हैं, आप यूज करते हैं सिंपल पास्ट रेफर्स टू द वर्क डन। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आप इंक्लूड करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंक्लूड करते हैं, मेथड यूज, रिजल्ट और रिकमेंडेशन। एब्स्ट्रैक्ट आपका प्रेफरेबली 250 से 300 500 पेजेस, मैक्सिमम 500 वर्ड्स का होता है। पेज 1 में ही ज्यादा बेहतर है, इसमें रेफरेंसेस नहीं होंगे। ये आपकी टॉप चीज हो, मतलब एक ऑब्जेक्टिव का एक दो सेंटेंस हो, प्रॉब्लम का एक, मेथड का एक हो, रिजल्ट का एक हो, रिकमेंडेशंस का एक हो। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरी चीज है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हैं, पर्पस क्या है इसका, पर्पस ये है कि ओवरव्यू एंड बेसिक्स ऑफ द स्टडी, रैशनल ऑफ द स्टडी आपने बताना है। तो इसका वर्ब टेंस क्या होगा, रेफर्स टू एस्टैब्लिश्ड नॉलेज इन द फील्ड। ठीक है, ये प्रेजेंट बताएगा, प्रेजेंट रेफर्स टू द एस्टैब्लिश्ड नॉलेज इन द फील्ड। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, जनरल हुक आपने देना है और स्पेसिफिक टॉपिक। जनरल हुक का मतलब ये है कि यू मस्ट राइट समथिंग दैट ऑडियंस मस्ट फाइंड अट्रैक्टिव सो दैट दे रीड यूर स्टडी, सो दैट दे मेक इट, दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग। लिटरेचर में क्या होता है, आप पास्ट स्टडीज लेते हैं, पास्ट मैटर लेते हैं, पास्ट स्टडीज के रिजल्ट्स लेते हैं। वर्ब ऑब्वियसली पास्ट में आप ही उसको जो है ना, टेंस पास्ट ही होगा इसका, और रेफर टू द कंडक्टेड रिसर्च। इसमें क्या क्या शामिल हो, पास्ट लिटरेचर, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट और अंडरपिनिंग थ्योरीज। ये एलिमेंट्स ऑफ द ऑफ योर लिटरेचर होने चाहिए। हमारे पास जो चौथी चीज है वो है मेथड्स एंड मटेरियल्स। इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं रिसर्च स्ट्रेटजी को। इसको हम जो वर्ब टेंस है वो सिंपल पास्ट में लिखते हैं, और इसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी रखते हैं, रिसर्च डिजाइन, पॉपुलेशन, सैंपल, डाटा एनालिसिस टेक्निक्स आपने कौन सी रखनी है। ठीक है, ये हम बताते हैं। उसके बाद डाटा फाइंडिंग्स के बाद हमारा हिस्सा है, डाटा फाइंडिंग का हमारा पर्पस ये है कि प्रेजेंट द डाटा एंड डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है कि एनालिसिस साइड पे हम नहीं गए, थोड़ा बहुत हम स्टडी में टच करेंगे, बट ये क्रैश कोर्स में हम नहीं करेंगे। बट एडवांस रिसर्च मेथड का जो डिजिटल कोर्स है उसमें 45 लेक्चर्स में से 10 लेक्चर्स एनालिसिस के बारे में है, एनालिसिस की फाउंडेशंस के बारे में है। सो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है वो बेसिकली डिस्क्राइब करना होता है, जैसे डेमोग्राफिक्स हो गए, हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो इन्फ्रेंसेस होता है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी बेसिस पे होता है, वेरिएंस एनालिसिस होता है। तो फाइंडिंग्स में हम डिस्क्रिप्टिव और इंफरेंशियल दोनों लिखते हैं, ये पर्पस होता है। और प्रेजेंट पे एम्फेसिस होता है हमारा। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें रिजल्ट इंक्लूड होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इंक्लूड होता है और इंफरेंशियल एनालिसिस यूज होता है। और आखिर में हमारे पास है कंक्लूजन एंड डिस्कशन। कंक्लूजन और डिस्कशन में क्या, कंक्लूड द डेटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग, कंसेप्ट द होल स्टडी, ऑब्जेक्टिव रिसर्च, कनेक्ट करता है ऑब्जेक्टिव्स को, रिसर्च को, क्वेश्चंस को, हाइपोथेसिस को और रिजल्ट्स को। और ये प्रेजेंट में होता है जो कंक्लूजन की हमारी डिस्कशन होती है। ठीक है, सो राइटिंग अ डॉक्टरल और मास्टर थीसिस, माय हम्बल एडवाइस is that there is no perfect thesis. The best thesis is finished thesis. PhD is not end of research journey. It's start of your research journey.
Be teachable, you can also be wrong, always be flexible and accept your mistakes. Your truth might not be ultimate truth. Accept your supervisors and committee recommendations with respect. Yes, this is extremely important. PhD में आपने लोगों की recommendation सुननी है और maybe PhD is something about being acceptable and obviously आप एक काम करते हैं उस पे लोग objection करते हैं. You must be ready for this and you must wholeheartedly accept it. And with the PhD acceptable यही है. आप एक टीचर होने चाहिए तो टीचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो कि वो टीचेबल हो. वो जितना स्ट्रिक्ट होगा, जितना रिगर होगा, उसकी खुद की लर्निंग रुक जाती है. तो कंटेंट ऑफ द पीएचडी थीसिस को थोड़ा सा मजीद मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस क्रैश कोर्स में. अगर आप लोग जो डिटेल कोर्स देखेंगे उसमें तो हमने एक एक अब्स्ट्रैक्ट को, एक एक इंट्रोडक्शन पार्ट को, प्रॉब्लम के पार्ट को लिखा हुआ. तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि research thesis contain a layout, formatting, spacing, font style, and count of the words, related guidance, which can vary from institute to institute. You are also expected to write declaration, acknowledgement, dedication, signature. आप सोच रहे होंगे कि जब पीएचडी का थीसिस होगा या एमएस का पीएचडी थीसिस होगा तो मेरा कैसा होगा, तो उसमें ऑब्वियसली यू हैव टू राइट ये दीज ऑल एस्पेक्ट्स. यूनिवर्सिटी आपको टेम्पलेट देगी, आप चूज करें कि आपने किसको जो है ना डेडिकेट करना है या एक्नॉलेजमेंट क्या करना है, बट आप उसमें लिख सकते हैं. ठीक है. द करंट गाइडलाइंस आर अबाउट द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस राइटिंग. तो हम ये नहीं करेंगे. कहीं ये आपने सर क्रैश कोर्स में आपने डेडिकेशन डिक्लेरेशन का तो बताया नहीं है, तो मैंने बता दिया भाई. ठीक है, ये होगा लेकिन हमारा फोकस नहीं. तो हम कोर कंपोनेंट्स की तरफ फोकस करेंगे. तो सबसे कोर, पहला कोर कंपोनेंट है हमारे रिसर्च के जो हम लिखते हैं उसमें है abstract का. The first thing readers see in your thesis is your abstract. It is perfect for persuading the supervisor, committee, and examiner that your thesis is worth their attention. Unless a thesis is published in open access, people will only be able to read the abstract of your thesis. After your PhD institution can demand the abstract of your thesis. While reading the abstract, the readers will judge whether your work is fascinating. Your work will be cited more if more researchers read it. With so much at risk, good and appealing abstract is worth it. लोग आपका abstract पढ़ेंगे. abstract पहली चीज होती है लोग पढ़ते हैं. abstract के बेस पे लोग डिसाइड करते हैं आइंदा पढ़ना नहीं पढ़ना. तो आपको पता चल गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. abstract क्या है? abstract itself में एक brief summary of your research है. It must be based on original work, not extracted passages from an article or thesis. Abstract should be accurate and it should be sort of succinct, self-contained and readable. Abstract must be fully self-contained and make sense by itself without further references. Reference नहीं होनी चाहिए, abbreviations नहीं होनी चाहिए. Mostly यूनिवर्सिटीज एक डिमांड पेज की डिमांड करती है. तो इस abstract कैसे होता है? abstract में आप क्या करते हैं? You report the key facts and you should not overstate or incorporate everything in the abstract. So avoid abbreviations. Abstract should be self-contained. Abstract should provide the context and be brief. Most journals author requirements limit keywords and the categorization of 250 words का हम पहले बात कर चुके हैं. So ये एक हमारे पास एक abstract है, guidelines for the abstract from the book of Creswell 2018. Creswell ने कहा है कि an abstract is a brief summary of contents of a study and it allows readers to quickly survey the essential elements of a project. It is placed at the beginning of the studies and it is useful to have both proposals for studies and for the final thesis dissertations. The publication manual for American Psychological Association indicates that abstracts can be most important single paragraph in a study. Most important single paragraph. ठीक है? It also needs the abstract can it also needs to be accurate, non-evaluative, and it must be adding components beyond the scope of the research, coherent, readable, concise. Length varies. Some colleges and universities have requirement of the appropriate length of 250 words. अब इसकी जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्रसवेल बताता है कि the major components of that we would include in an abstract. The content varies for abstracts, for a report, a literature review, a theory-oriented paper, and for methodological paper. We will focus here on abstract for a proposal for an empirical article. ठीक है, हमने भी जो फोकस किया था वो empirical article पे किया था. मजीद क्रैसवेल की बुक आपके पास मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं. इसकी क्रैश कोर्स में अगर हम इसमें मजीद डिटेल्स में जाएंगे we will miss a lot of other details. So I'm keeping it here with the promise that when you will read, when you will study my detailed course, you will find much more details of the abstract writing. So going towards the introduction. Introduction किसी study का क्या होता है? And an introduction in a research project is expected to be the following. First, establish your research territory.
ये रिसर्च इंट्रोडक्शन करता है कि आपका रिसर्च का एरिया डिफाइन करता है। बाय सिचुएटिंग योर रिसर्च इन अ ब्रॉडर कंटेक्स्ट, कितनी बड़ी स्टडी हुई है उसमें आप कहाँ हो, जस्टिफाई करते हैं खुद को। फिर क्या करते हैं, आप एस्टैब्लिश एंड जस्टिफाई योर निश, ठीक है, बाय डिस्क्राइबिंग व्हाई योर रिसर्च इज नीडेड, एंड देन यू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च बाय डिस्क्राइबिंग योर कंडक्टेड रिसर्च। This section does not have to be the first thing that you should write. In fact, it is usually very last thing to be completed by the writers, though my personal experience. हाँ जी, इंट्रोडक्शन तो हम बाद में लिखते हैं, बेसिकली हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से और लिटरेचर से। सो कोर कंपोनेंट्स इंट्रोडक्शन में क्या होते हैं, टॉपिक एंड कॉन्टेक्स्ट होता है, व्हाट पॉइंट्स आर रीडर शुड नो टू अंडरस्टैंड द थीसिस। फोकस एंड स्कोप क्या होता है कि कि आपकी जो स्टडी है उसका क्या फोकस और स्कोप क्या है, ये आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। आपने रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस इंट्रोडक्शन में लिखना है, आपको क्वेश्चंस और उनके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, और आपने ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द थीसिस देना है। ये नॉर्मली हम अपने इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। सो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट विद द अटेंशन ग्रैबिंग हुक स्टेटमेंट। एक ऐसे स्टेटमेंट से शुरू करें जिससे लोग अट्रैक्टेड फील करें। इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू द ऑडियंस थ्रू अ जनरल स्टेटमेंट। नॉर्मली हम लोग ये पसंद करते हैं कि ऐसी बात की जाए जो हमें समझ आती है। जनरल स्टेटमेंट्स नॉर्मली लोगों को समझ आती हैं, लोग कहते हैं हाँ भी ये बात ठीक है तो अगली बात बताओ, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द मेन हाइपोथेसिस। इंट्रोडक्शन में आपने ये लाजमी बताना है। स्टेट योर मेन आर्गुमेंट विद द हेल्प ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट। मेंशन द रिसर्च क्वेश्चन along with the objectives. Discuss the significance and contribution of the research to the existing literature. State the research limitation if there are any. Conclude your introduction paragraph by connecting all the ideas logically. अच्छा, इंट्रोडक्शन में मैं एक पिछले दिनों ट्रेनिंग अटेंड की थी, तो उसमें बता रहे थे कि जितने भी दुनिया के चीफ एडिटर्स हैं, जो भी लोग हैं जो रिसर्च जर्नल्स के होते हैं, जो आखिरी पैराग्राफ होता है ना आपके इंट्रोडक्शन का, वो लाजमी पढ़ते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कंक्लूड योर इंट्रोडक्शन paragraph by connecting all the ideas logically, your questions, your objectives, your problem statement, everything, why the study should be conducted, you conclude it in the last paragraph, which is the most important. Remember, you will be writing after completing your MSP. Yes, there's no need to worry कि maybe ये भी मैंने देखना, ये भी देखें. You just need to understand it. ये लेक्चर आप तब देखें जब आप अपना थीसिस लिख चुके होंगे, जब आप अपना थीसिस जो है ना लिख रहे होंगे। तो दिस विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, दिस विल बी अपलोडेड ऑन लॉट ऑफ चैनल्स, तो आप किसी भी टाइम देख के समझ सकते हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, बट as it is most important statement of your study, thus I added as a separate heading for your idea. इसका कोई हेडिंग नहीं होता, लेकिन ये क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो मुझे लगा कि मुझे इसका एक और बनाना चाहिए। फॉर अ PhD MS thesis, the problem statement may be linking pin for readers, for reviewers. It is what communicates to the reader the crux of your entire study in terms of the questions and a probable answer. Hence, it must be clear, crisp, rather attractive. Choose a problem that you know currently existing. Your problem statement must include the 5 W's. This refers to what, where, when, why, and how. A good problem statement should create awareness and stimulate creative thinking. It should not identify a situation or create a bias toward a specific category. This can be done through two ways. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ क्यूरियोसिटी का होना चाहिए। आप लोगों को बताएं कि मैं PhD इस मसले को हल करने के लिए कर रहा हूँ, एंड they must be appreciating you. This is worth doing, and you must find it, and we must find it. People must find it. This is something extremely important. So what you can do, collect the information from their research and previous experiences with the probable studies available. Probe करें लोगों से, talk to multiple stakeholders who are impacted by the problems. तो आपको प्रॉब्लम की समझ आ जाएगी. So Japanese 5 why method for the continuous improvement can help you reach the root of the problem. अब हम आते हैं लिटरेचर रिव्यू की तरफ. लिटरेचर रिव्यू इज सेक्शन ऑफ योर थीसिस दैट डिस्कस रिव्यू द past studies, perspectives, theories, and bodies of work relevant in your research question, and in the process demonstrate the gaps or shortcomings in previous research that your work will fill. लिटरेचर ये बताता है कि पहले क्या हुआ है, किसने क्या किया, क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, और आपकी स्टडी और गैप क्या है जिसको आपकी स्टडी फिल करिए. इट जस्टिफाइज द रिसर्च दैट योर थीसिस is going to conduct. लिटरेचर 5 थिंग्स एक्सपेक्टेड होते हैं एक लिटरेचर रिव्यू से कि वो आंसर करेगा क्या, कि व्हाट हैज बीन रिटन ऑन योर टॉपिक. लिटरेचर रिव्यू ये लाजमी बताना चाहिए, उससे एक्सपेक्टेड है, उससे तवक्को है कि वो ये बताएगा. दूसरा, हु द की ऑथर्स आर एंड व्हाट देयर वर्क्स आर. आपकी फील्ड से रेलेवेंट की लोग कौन से हैं, उनके क्या क्या काम है. द मेन थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस.
मेन थ्योरीज और हाइपोथेसिस आपकी फील्ड से रिलेटेड कौन से हैं, द मेन थीम्स दैट एग्जिस्ट इन द लिटरेचर, मेन वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, गैप्स एंड वीकनेसेस दैट यू विल स्टडी, दैट यू विल फिल। ये लिटरेचर रिव्यू से एक्सपेक्टेड है, आपका लिटरेचर रिव्यू आंसर करेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी एट द एंड ऑफ योर थीसिस व्हेन यू आर डन विद योर पीएचडी थीसिस, ठीक है। सो तो थोड़ा सा मैंने इसको ना अट्रैक्टिव बना के कोशिश की है एक स्मार्ट आर्ट से आपको एक्सप्लेन करूं, सो दैट आपके लिए बोरिंग ना हो। फर्स्ट व्हाट यू डू, यू पिक अ ब्रॉडर टॉपिक, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फाइंड द स्पेसिफिक वेरिएबल, फाइंड द वे, एक ब्रॉडर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढा, स्पेसिफिक वेरिएबल ढूंढे, एक रास्ता ढूंढा, अंडरस्टैंड हु सेड व्हाट एंड व्हेन, देन अंडरस्टैंड who is saying what and when, then make the notes and lot of notes, make the notes, lot of notes, lot of notes, lot of notes. लिटरेचर इज ऑल अबाउट स्टडिंग। जो भी आपका अपना टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, यू मस्ट हैव अ ग्रिप ऑन इट। जब आप उसके बारे में बात करें, यू मस्ट बी पैशनेट। जब आप उस फील्ड के लोग आपको जाने, आपको एटलीस्ट पता हो कि वो क्या चीज है, ठीक है। एंड वंस यू टुक द नोट्स, अब आपने नैरो डाउन करना है अपने फील्ड को, और filter your references and look references, connect snowball and think about the questions that have not been answered and write the questions for filling the gap. So अब आते हैं content of the PhD thesis research methodology. Your research methodology discusses and explains the data collection analysis method you used in your research. A key part of your thesis, dissertation, research paper, the methodology chapter explains what you did and how you did it, allowing readers to evaluate the reliability and validity of your thesis. So extremely important, ये methodology बताएगा कि आप कितने reliable और valid है। So research onion जो है ना, ये mostly हम research में use करते हैं। इसको मैं बहुत simple करता हूँ कि research का जो सबसे broader layer होता है ना onion का, जैसे जो बड़ा simple है, वो क्या है, वो आपका फलसफा है। दुनिया में हर बंदे का ना एक फलसफा है। वो फलसफा क्या है, कोई बंदा ये कह सकता है यार दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, हर बंदे का हर बंदे के लिए एक जैसा है। जैसे आ, हर दुनिया के माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार है। बच्चे जब रोते हैं तो अपने वालिदैन से को ही सोचते हैं, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि बेसिकली ये एक फलसफा है। दूसरा फलसफा क्या कहते हैं, नहीं नहीं जी हम मुख्तलिफ हैं, हम उससे मुख्तलिफ हैं, हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली फलसफा होता है। और ऑब्वियसली इसमें डिफरेंट अप्रोचेस आ जाती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हम प्रैग्मैटिक हैं, हम ये भी चलता है वो भी चलता है, हम सारे चलते हैं। तो बेसिकली हमने 3 रिसर्च की टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से वाला, पहले हमारी टाइप पढ़ी थी कि क्वालिटेटिव होता है, वो बेसिकली इंटरप्रेटिविज्म होता है कि आप इंटरप्रेट करते हैं। आप कंस्ट्रक्टिविज्म भी इसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म करते हैं। दूसरा कौन सा होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है, ठीक है। मोस्टली आप क्वांटिटेटिव डाटा की तरफ जाते हैं। और तीसरा आप मिक्स मेथड यूज करते हैं, आप प्रैग्मैटिक होते हैं। बट वी विल एक्सप्लेन, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल, क्योंकि इसके बहुत से लेयर्स हैं, बहुत डिटेल है। डिटेल्ड कोर्स अगर आप मजीद समझना चाहते हो तो आप डिटेल्ड कोर्स देख लीजिएगा। इस जो डिटेल्ड कोर्स है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। उसके बाद फलसफे के बाद आपका जो दूसरा लेयर होता है रिसर्च का, वो होता है उसका जो रिसर्च अप्रोच होती है, वो इंडक्टिव हो सकती है, डिडक्टिव हो सकती है, और ऑब्जेक्टिव हो सकती है। इंडक्टिव का मतलब ये होता है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम क्या कह सकते हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, तो वो इंडक्टिव होता है। और डिडक्टिव ये होता है व्हेन यू मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और व्हेन यू मूव फ्रॉम बोथ साइड्स देन दैट बिकम्स द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब डिडक्टिव, मेरे एक टीचर होते थे, वो बड़ी अच्छी मिसाल देते थे डिडक्टिविटी की, जैसे ये सारे इंसान फानी हैं और फारूक एक इंसान है, फारूक फानी है। अब आप क्या करें, सारे इंसान फानी है, आपके पास एक जनरल स्टेटमेंट है, उसके लिए आपके लिए बड़ा आसान है कोई भी कंक्लूजन निकालना। इंडक्टिव में क्या होता है, आप ये बता दें कि जी फारूक एक इंसान है, तो तहकीक की पता चला कि वो फानी है, तो सारे इंसान फानी है। तो इंडक्टिव इज समथिंग आप जो मूव फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल, एंड डिडक्टिव में यू मूव फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। उसके बाद आपकी मेथोडोलॉजिकल चॉइसेस आते हैं, जिसमें क्वालिटेटिव होता है, जिसमें मिक्स मेथड होता है, जिसमें क्वांटिटेटिव होता है। और उसके बाद फिर आपकी रिसर्च स्ट्रेटजी होती है, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, केस स्टडी, जो एथनोग्राफी, नैरेटिव, ग्राउंडेड थ्योरी, एक्शन रिसर्च एंड आर्काइवल रिसर्च। अच्छा, ग्राउंडेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बारे में कंप्लीट एक लेक्चर है मेरी डिटेल्ड एडवांस कोर्स में। तो हम रिसर्च स्ट्रेटजी के बाद टाइम हॉरिजन पे जाते हैं, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल। ये रिमेंबर आपने पढ़ा था कि कस्टमर से कांटेक्ट कितनी बार करना है, अगर एक बार पे बेस पे करना है तो क्रॉस सेक्शनल है, अगर मल्टीपल टाइम पे करना है तो लॉन्गिट्यूडिनल है, और तब जाके आप डाटा एनालिसिस करते हैं।
तो ये जो आपके अप्रोचेस हैं सच मेथोडोलॉजी के, दिस मस्ट बी क्लियर व्हेन यू डू द सच मेथोडोलॉजी। अच्छा, मैं जो अपना सच मेथोडोलॉजी कर रहा था तो आपके सामने नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ वर्ल्ड व्यू रखा, सच मेथड रखा, सच इंस्ट्रूमेंट रखा, सैम्पलिंग डाटा कलेक्शन, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन एंड सॉफ्टवेयर जो मैंने यूज किया। तो मैंने एक ही स्लाइड के ऊपर पूरी मेथोडोलॉजी रख दी कि मैं पोस्ट पॉजिटिविज्म को फॉलो करता हूँ, मैंने क्वांटिटेटिव किया, मैं कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करता हूँ, क्वांटिटेटिव किया, और मैं प्रैग्मेटिक हो जाता हूँ जब दोनों को मर्ज करता हूँ। फिर मैंने सर्वे किया, इंटरव्यू किया, ये सैंपल किया, उन लोगों को इंटरव्यू किया, रिजल्ट एनालिसिस के लिए ये सॉफ्टवेयर किया। तो ये बहुत ही एक मुझे अच्छा मेथड लगा है अपने मेथड को, सच मेथड को एक्सप्लेन करने का। अच्छा, डेटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स विल रिमेन पार्ट ऑफ दिस, जो हमारा पीएचडी का सेकंड सेमेस्टर होगा, या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, मे बी थर्ड सेमेस्टर में हो, एडवांस क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसमें आप डिस्कस करते हैं। तो अब अगर हम देख लें कि हमने बहुत सारी चीजें कर ली, सैम्पलिंग कर लिया, डाटा प्रोसेसिंग और रिपोर्ट राइटिंग भी हमने थोड़ी बहुत पढ़ ली है, डाटा कलेक्शन के ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले से पढ़ लिए हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग, और हमने कोर ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। Once data is extracted for the target audience, the next step is what do with the information। अच्छा, थोड़ा सा डाटा एनालिसिस को मैं टच करना चाहता हूँ ताकि बेसिक डेफिनेशंस आपको पता चल जाए। एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप रिपोर्ट राइटिंग हमने कर ली है, तो ये एंड चीज है, दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। क्या है जानना जरूरी है एनालिसिस में, कि हम जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, हमने उस डाटा के साथ क्या करना है, हाउ टू फाइंड आंसर्स विद रिसर्च क्वेश्चंस, हाउ टू प्रूव और डिस्प्रूव अ हाइपोथेसिस, हाउ शुड द इंफॉर्मेशन बी एनालाइज्ड। To answer these questions, a series of steps has been undergone that constitute the core data processing। तो स्टेप्स इन डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, इंश्योर वेदर द रिसर्च दैट इज अंडरटेकन इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। पहले आप ये समझते हैं, जब आपको पता चल जाए कि ये क्या है, फिर आप क्या कर सकते हैं, एडिटिंग ऑफ द डेटा करते हैं। एडिटिंग कंसिस्ट ऑफ स्क्रूटनाइजिंग द कंप्लीट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट टू मिनिमाइज पॉसिबल एरर्स, इनकम्प्लीटनेस एंड मिसक्लासिफिकेशन एंड द गैप्स। और फिर आप डाटा को एडिट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में, कोड्स में। बाय डूइंग दिस द इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली एनालाइज्ड इधर मैनुअली और कंप्यूटर्स के थ्रू। ठीक है, जैसे आपका एसपीएसएस होता है, स्मार्ट पीएस होता है कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, तो आपने सबसे पहले डाटा टाइप देखना है, फिर उसकी एडिटिंग करनी है, फिर उसकी कोडिंग करनी है, तब जाके आप सॉफ्टवेयर में ले जाते हैं। आखिर में आप क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ द डाटा करते हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास डाटा डिस्प्ले का, कि डाटा को कैसे डिस्प्ले करना है। डाटा डिस्प्ले करते हुए ना आपने ये ख्याल रखना है, कीप इट सिंपल। The golden rule seems obvious, but authors who have immersed in the data sometimes fail to realize that readers are lost in the mass data. They are little too keen to present too much information tend to cloud the most pertinent facts that we wish to convey। ये जब बहुत ज्यादा डाटा देते हैं तो लोग इंपॉर्टेंट चीजों को भी केयर नहीं करते। फर्स्ट जनरल देन स्पेसिफिक आपने डिस्प्ले करनी है। Data should answer the research questions identified earlier. Leave the process of data collection to the method section. Do not include any discussions. These errors are surprising, quite common. Always use past tense in describing the result. Text tables and paragraphs, these components complement each other in providing the clear reporting of the research findings. Do not repeat the same information in more than one format। यानी अगर आपने किसी एक चीज का फिगर दिया है तो उसका ग्राफ देने की जरूरत नहीं है डाटा डिस्प्ले में। रिसर्च प्रोसेस में जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो अब हमें थोड़ा सा डाटा प्रोसेसिंग का भी पता चल गया। डाटा प्रोसेसिंग को अगर मजीद देखें, इसमें हम टाइप ऑफ प्रोसेस देखते हैं, टाइप्स ऑफ एनालिसिस देखते हैं, डाटा डिस्प्लेइंग देखते हैं। सो डाटा प्रोसेसिंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए कि अगर आप इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा करेंगे तो क्राइम है रिसर्च में। यानी आप ये हो सकता है आप नंबर्स जैसे तैसे करके एडिट करके सिर्फ अपनी रिपोर्ट जमा करें। ये एक एथिकल कंसर्न मैं बताना चाहता हूँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास में एथिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कि सबसे पहली चीज ये है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना है, उसको सॉल्व करना है। आपने ये नहीं करना कि फ्रेमवर्क इससे कॉपी किया और बस लगे रहे आप। दूसरी चीज ये है कि आपका जो डाटा है वो सही रिप्रेजेंटेड हो, क्योंकि मैंने आपको कहा ना आपकी रिसर्च की स्टडी जनरलाइज होती है। अगर आप गलत चीज लिखते हैं, अपनी तरफ से चीज लिखते हैं, तो बहुत अनएथिकल लगता है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो डाटा से हम ये हमारी तवक्कुआत होती हैं, ये हम इंश्योर करते हैं। डाटा डिस्प्ले की हमारे पास ये गाइडलाइंस हैं, और एक हमारा जो है एडवांस क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, जिसमें हमें थोड़ा बहुत वेरिएबल्स का मैंने आपको बताया कि एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है हमारे पास मीडिएशन का, मीडिएटिंग वेरिएबल्स होते हैं। तो मीडिएशन होता क्या है, इसको मैं थोड़ा बहुत टच करना चाहता था डेफिनेशन की हद तक। वो ये है कि मीडिएशन अकर्स व्हेन अ थर्ड मीडिएटर
variable intervene between two other related constructs. More precisely, a change in the exogenous construct causes a change in the mediator variable, which in turn results in change in the endogenous construct in the PLS path model. ठीक है, PLS में हमारे कुछ वेरिएबल्स होते हैं इंडोजिनस जो मीडिएटिंग होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं, एक्सोजिनस वेरिएबल्स वो होते हैं जो बाहर की तरफ हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। इनके बीच में जो वेरिएबल आ जाता है वो हमारे पास मीडिएटर होता है। सो मीडिएटिंग वेरिएबल्स की यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन को हम टच करते हैं। A mediative variable is one that induces mediation between the dependent and independent variable. It describes the connection between the dependent and independent variable. A mediator is a variable that describes the mechanisms of IV's influence on DV. When we claim that the influence of IV on DV is indirect and occurs through another variable, that third variable is referred to as a mediator. Simply said, the IV affects the MV, which leads to the DV. In basic terms, we are claiming that IV does not directly affect the DV, but rather the IV affects the MV, which in turn affects the DV. ठीक है? दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल थिंग। इसको हमने प्रैक्टिकली एनालिसिस करना है और जो हमारा डिटेल्ड एडवांस रिसर्च मेथड का है उसमें हमने इसका डिटेल्ड में एनालिसिस किया हुआ है। सो मीडिएशन प्रोसेस, हमें थ्योरी पे फोकस करें। द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन स्टार्ट्स with answer two basic questions: why mediator is needed and which variable should be considered the mediator and why. The researchers are expected to provide a strong theoretical background of selecting a mediating variable, how a construct is selected as a mediator must be backed by strong reasoning, logical evidence and shape of references from the research papers. ठीक है, obviously। और मीडिएशन प्रोसेस जो है ना, इसको थोड़ा बहुत मैं टच करना चाहता हूँ कि सोशल साइंस रिसर्च इन recent years has made a mediation test more sophisticated. However, many researchers continue to use outdated methods which can lead to the wrong results. Researchers focus only on direct relationship and ignore mediating effect completely. This can be heavily biased interpretation of the result when a variable has no direct effect because it affects the its effect is mediated by another variable. Sometimes ऐसा होता है कि दो वेरिएबल्स का आपस में रिश्ता ही नहीं बनता, आप स्टडी कर ही जा रहे हैं, तो उसके बीच में अगर मीडिएटर डाला जाए तो रिजल्ट हो सकता है। तो द मीडिएशन मॉडल हैज बिकम ऑलमोस्ट मैंडेटरी इन। अब हाँ, अगर आप अभी रिसेंट वर्ड में एमएस और पीएचडी कर रहे हैं तो मीडिएशन इज कंपलसरी। मैंने कोई पीएचडी का थीसिस ऐसा नहीं देखा जिसमें मीडिएशन ना हो। टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ टेस्टिंग mediating effect, it is first necessary to understand what mediating effects are. The core of mediation analysis is that it assumes a sequence of relationship in which an antecedent variable affect a mediating variable, which then affect the dependent variable. In this way, mediating is one way that researchers can explain the process of mechanism by which variables affect another. So हमने थोड़ा सा इसको बहुत मैंने इसको सिंपल किया है। जो बात मैं आपको बता रहा था कि जैसे एक सिनेरियो में हम देखते हैं सिंपल कॉज एंड इफेक्ट है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डिपेंडेंट पे है। अब यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट है, लेकिन एक और बात भी बन गया है कि इंडिपेंडेंट का ताल्लुक मीडिएटिंग वेरिएबल के साथ है, फिर मीडिएट का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है। ये जनरल मीडिएशन रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मीडिएशन हाइपोथेसिस डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे हम ये हमारे पास ए बी सी तीन पाथ बनते हैं, तो H1 हम ये कह सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ x ऑन m। ठीक है, ये x है, ये हमारे पास m है, x का m पे इफेक्ट, ये हमारा पहला हाइपोथेसिस है। दूसरा में क्या है, द इफेक्ट ऑफ m ऑन y, जो m है इसका y पे इम्पैक्ट है। और मीडिएशन पाथ क्या है, द इफेक्ट ऑफ x ऑन y थ्रू m। ठीक है, तो ये मीडिएशन ऑफ द m मीडिएटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो हम ये भी कर सकते हैं मीडिएशन फैक्ट को डिफरेंट रिसर्चर्स के अप्रोच से। एक ये भी एग्जांपल हो सकता है, m mediates the relationship between क्या बोलते हैं x and y, x has indirect effect on the y through the m। तो मीडिएटिंग फैक्ट एंड अच्छा, इसमें बैरन अनकैनी का प्रोसीजर है, इसको मैं इतने डिटेल में नहीं जाना चाहता, मे बी स्टूडेंट अब इस लेवल पे कंफ्यूज ना हो। लेकिन बैरन अनकैनी का ये था कि अगर आप मीडिएटिंग वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को कहते हैं कि मैं उसको एक और बंदे के रेफरेंस से जानता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप उस और बंदे को भी जानते होंगे। अच्छा, मीडिएशन पे ना बैरन एंड कैनी का जो अप्रोच है वो पुराना मेथड है, वो कुछ पाकिस्तानी लोग अभी भी फॉलो करते हैं, लेकिन अब बैरन एंड कैनी का मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम एक प्रीचर एंड हेज का मेथड यूज करते हैं, वो हमने स्लाइड। लेटेस्ट मेथड प्रीचर एंड हेज का है, बेस्ड ऑन द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द growing array of alternative approaches, state of the art line must be carried following point of the testing mediating effect in PLS.
First, testing the indirect effect A and B provide searchers with all the information for testing mediation. Second, the strength of the indirect effect A and B should determine the size of the mediation. Third, bootstrap the test should be between the A and B and the other way around. So जो अगला जो हमारा मीडिएशन एनालिसिस एग्जिस्ट करता है, इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक फुल मीडिएशन होता है, एक पार्शियल मीडिएशन होता है और एक नो मीडिएशन होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि इन दोनों का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है यूं तरीके से, लेकिन इस ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कहते हैं कि भाई कोई मीडिएशन नहीं है। सो यहाँ पे हम ए और बी की, अगर हम ये देख लें, ए और बी का अगर रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं एक्सेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायरेक्ट इफेक्ट सी, द डायरेक्ट इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट डायरेक्टली ओनली, तो मीडिएशन है ही नहीं अगर इन दोनों का है तो, ठीक है। द डायरेक्ट इफेक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट, अगर ये एक डायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, तो डेफिनेटली मीडिएशन ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला जो है ना नहीं बनता, लेकिन ये ए और बी के थ्रू यहाँ ये वाला पाथ इसका बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये फुल मीडिएशन है। लेकिन अगर ये दोनों बनते हैं तो पार्शियल मीडिएशन है। अच्छा, मीडिएशन एनालिसिस को हम कर नहीं रहे अभी इस स्टडी में, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। लेकिन जनरली हमें ये समझना चाहिए कि हम पहले इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद उसको कंबाइंड करके टोटल इफेक्ट्स को देखते हैं। मीडिएशन के केस में फुल मीडिएशन तब होता है जब ये वाला ये जो x है और ये वाला है y है, इनके आपस का भी रिलेशन हो और इस वाले पास से भी रिलेशनशिप हो, तो वो फुल मीडिएशन होता है। फुल मेडिएशन तब एग्जिस्ट करता है जब आईवी और डीवी का आपस में रिलेशनशिप ना बनता हो, लेकिन इस मीडिएटिंग के थ्रू रिलेशनशिप बनता हो, तो उसको हम फुल मीडिएशन कहते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं जो कि क्रैश कोर्स में स्टूडेंट्स को मुश्किल ना लग रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स विल एक्ट एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह इन योर रिसर्च जर्नी एट एनी स्टेज ऑफ योर एमएस एंड पीएचडी यू फेल्ट लॉस्ट, गेट हेल्प फ्रॉम द चेकलिस्ट एंड द गाइडलाइंस। ठीक है। कोर्सेज हमने जो कवर किए हैं, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन, सेलेक्टिंग अ सैंपल, डाटा कलेक्शन, रिपोर्ट राइटिंग, सब कुछ कवर कर लिया है। इन चीजों को आपने देखना है। सो आई विश यू ऑल गुड लक। ये सारे एस्पेक्ट हमने जो है ना कवर कर लिए हैं। लिटरेचर के पार्ट्स भी हमने कवर